जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका एनसीईआरटी क्लासेस सोशल साइंस, जिसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट की फैक्ट्स को यहाँ पर एनालिसिस करेंगे, जो कि हिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर से हैं। हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर जो कि है नेशनलिज्म इन यूरोप। तो यूरोप के नेशनलिज्म में कौन कौन से जो इम्पोर्टेंट उसके अंदर जो सब टॉपिक्स हैं उन पर हम जाएंगे, और उसमें से कुछ इम्पोर्टेंट की फैक्ट्स को आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि टाइटल है हमारा, द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द नेशनलिज्म इन यूरोप। तो जो फ्रेंच रेवोल्यूशन था, उसका जो एक आइडिया था नेशनलिज्म में, मतलब पूरे यूरोप में उसको स्प्रेड करने का। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन जो कि 1789 में होता है। 1789 में फ्रेंच रेवोल्यूशन हमें उसकी क्या लेगेसी है, क्या वो हमें देकर जाता है, और यूरोप में नेशनलिज्म को बढ़ाने के लिए उसका क्या रोल था। तो उसके कुछ की फैक्ट्स हैं जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप इसको देखिए। तो पहला जो फैक्ट है वो यहाँ बात की गई है कि जो फ्रेंच रेवोल्यूशन था, फ्रेंच रेवोल्यूशन वाज क्रिएट अ सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी। किस चीज की बात कर रहे हैं यहाँ पर? कलेक्टिव आइडेंटिटी की, जो कि अमंग द फ्रेंच पीपल के बीच में जो एक कलेक्टिव आइडेंटिटी थी, उसको लाने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल था फ्रेंच रेवोल्यूशन का। ठीक है। तो सबसे पहला जो यहाँ पर एम रखा गया है वो है क्या? कलेक्टिव आइडेंटिटी का। ओके। तो इसमें हुआ क्या क्या था, फ्रेंच रेवोल्यूशन हमें क्या देके जाता है, हम उसको कवर करेंगे। देखिए, पहला बता रहे हैं ऑफ द मोनार्की एंड एस्टैब्लिशमेंट अ रिपब्लिक। रिपब्लिक का मतलब है जहां पर जो उसका जो रिप्रेजेंटेटिव है उस कंट्री का, वो पब्लिक के द्वारा चुना जाए, उसको हम कहते हैं रिपब्लिक। ठीक है। तो इसमें बात की गई एंड ऑफ मोनार्की, क्योंकि हम जानते हैं उस समय पर कॉन्स्टिट्यूशन भी नहीं था, तो सभी जगह मोनार्की स्टैब्लिश थी। तो मोनार्की का एंड करना चाह रहे हैं, एस्टैब्लिशमेंट किसका चाह रहे हैं यहाँ पर? रिपब्लिक का। ओके। तो यहाँ पर पहला पॉइंट निकल के आता है एंड ऑफ द मोनार्की एंड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ रिपब्लिक। ओके। नाउ सेकंड पॉइंट पर हम चलते हैं। तो सेकंड पॉइंट कहता है इक्वल राइट्स अंडर कॉन्स्टिट्यूशन एंड यूनिफॉर्म लॉ। कॉन्स्टिट्यूशन की बात की गई है इसमें कि जो राइट्स हैं वो सभी के लिए इक्वल होने चाहिए, और एक कॉन्स्टिट्यूशन की बात की गई है जो कि हमें यूनिफॉर्म लॉ दे, चाहे वो रिच हो चाहे पुअर हो, है ना, कोई भी एरिस्टोक्रेट हो चाहे वो कोई भी मिडिल क्लास फैमिली से हो, तो उन सबके लिए एक यूनिफॉर्म लॉ की बात यहाँ पर की गई है कि लॉ जो है वो सबके लिए यूनिफॉर्म होने चाहिए। आइडिया ऑफ ला पार्टे एंड ला सिटियोन। ठीक है। तो ये बात की गई है इसमें, इस ये जो था एक पहले जब रिपब्लिक होने से पहले, मतलब जो फॉर्मल रॉयल फ्लैग था उसको इसने रिप्लेस किया था बाय द न्यू फ्रेंच ट्राइकलर फ्लैग। आज जैसे कि हम जानते हैं कि जो फ्रेंच रेवोल्यूशन के जो फ्रांस का जो फ्लैग है उसमें तीन कलर है। ठीक है। उसमें ब्लू, व्हाइट और रेड, तीन कलर से वो बना हुआ है, इसलिए उसको ट्राई कलर फ्लैग कहा गया। तो इसने रिप्लेस किया था उस रॉयल फ्लैग को जो कि पहले था। ठीक है, रेवोल्यूशन से पहले। तो आइडियाज ऑफ लाफार्टे एंड ली सिटियोन। ठीक है। तो इसकी बात की गई इसमें, और इसको ट्राई कलर फ्लैग से रिप्लेस किया गया जो फॉर्मल रॉयल फ्लैग था उसको। ठीक है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट है स्टेट जनरल वाज रीनेम्ड नेशनल असेंबली। अब बात की गई स्टेट जनरल। स्टेट जनरल किसको कहते थे? जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था तो उस समय पे जो लोगों का एक संगठन था उसको स्टेट जनरल कहा जाता था, मतलब जो रिप्रेजेंटेटिव था। ठीक है। उसको रीनेम्ड कर दिया गया, मतलब उसको किस में चेंज कर दिया गया? जो स्टेट जनरल है उसको अब नेशनल असेंबली कहा जाने लगा। ठीक है। तो नेशनल असेंबली का कॉन्सेप्ट यहाँ से निकल के आता है फ्रेंच रेवोल्यूशन से, जो कि स्टेट जनरल था पहले, और उसको नाम दे दिया गया फिर नेशनल असेंबली। नाउ फिफ्थ पॉइंट है फ्रेंच बिकेम द कॉमन लैंग्वेज, न्यू हैम्स मार्टियर्स ओथ्स टेकन। अब जो फ्रेंच बिकेम द कॉमन लैंग्वेज क्या थी? फ्रांस की फ्रेंच। ठीक है। तो उसको एक कॉमन लैंग्वेज बनाया गया, और वहां पर जो ओथ्स थी या जो लोकगीत थे, जो राइम्स जो हेम्स हुआ करती थी, ठीक है, और जो मार्टर्स मतलब कि जो शहीद होते थे, तो शहीदों के जो गीत है, उन सबको जो ओथ्स है, जो शपथ ली गई, वो सभी फ्रांस की जो लैंग्वेज है फ्रेंच, उसमें लेना शुरू कर दिया। मतलब एक कॉमन लैंग्वेज क्या हो गई वहां पर? फ्रेंच हो गई। ठीक। ये एक चेंज आया था। नेक्स्ट पॉइंट सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम। सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम का मतलब है यहाँ पर कि अब जो कुछ भी होगा वो केंद्र के या केंद्र की सत्ता के अधीन होगा,
जो कि सेंट्रलाइज होगा, जो सबके लिए इक्वल बिफोर लॉ होगा, मतलब सबके लिए एक जैसे रूल होंगे, उसको कहा गया है यहाँ पे सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम। नेक्स्ट पॉइंट है इंटरनल टैक्स, कस्टम ड्यूटीज एंड ड्यूज वर एबॉलिश। अब ये सारी बातें हैं कि जो इंटरनल टैक्स हुआ करते थे, मतलब जैसे कि बात करें सिर्फ अकेले हम फ्रांस की, ठीक है, तो फ्रांस में भी जो रीजन थे उनमें अलग अलग जगह पर अलग अलग टैक्स हुआ करते थे। तो उन टैक्स को उन्होंने क्या किया, जो इंटरनल टैक्स होते थे, और जो कस्टम ड्यूटीज थी, और जो उस समय पे जो ड्यूज थे, उन सभी को खत्म कर दिया गया। मतलब कि उनके अंदर जो ट्रेड बैरियर है, धीरे धीरे उसको रिलैक्स करना शुरू कर दिया। यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर्स वर इंट्रोड्यूस्ड, ठीक है। अब यहाँ पर बात की जा रही है यूनिफॉर्म सिस्टम की, एक जैसे सिस्टम की, किसमें, वेट्स, ठीक है, और जो मेजर्स, मतलब जो नाप तौल की जो अलग अलग जो पद्धति थी, जैसे कि कपड़े को हम बात करें कि कपड़े को कहीं मीटर में नाप रहे हैं, है ना, तो वहीं पर 1 मीटर को यदि वो कुछ यूनिट्स में ले रहे हैं, ठीक है, तो जैसे कहीं 12 सेंटीमीटर तो कहीं 10 सेंटीमीटर, तो इस तरीके की जो वेरिएशन था उसको खत्म करके यूनिफॉर्म सिस्टम लाया गया, वेट्स में भी, ठीक है, और मतलब जो भार था उसमें भी, और जो मेजर्स यानी नापने वाली जो यूनिट्स थी उसमें भी, तो इसको इंट्रोड्यूस किया गया। वो कैसा होगा, यूनिफॉर्म होगा। कैसा होगा, यूनिफॉर्म, एक जैसा होगा पूरे के पूरे फ्रांस में, ठीक है। तो जो फ्रेंच रेवोल्यूशन था वो हुआ था 1789 में, द फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म, ठीक है। तो ये पहले, सबसे पहले हमारे सामने नेशनलिज्म की फीलिंग लेके आता है फ्रेंच रेवोल्यूशन, ठीक है। इतना क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है नेपोलियनिक कोड एंड सिविल कोड ऑफ 1804, जिसको हम कहते हैं नेपोलियनिक कोड। अब बात हो गई यहाँ पर फ्रांस की, कहाँ तक की बात हो गई, 1789 से, ठीक है, तो उस समय फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ। अब नेपोलियनिक कोड कैसे आ गया, क्योंकि आपको पता होना चाहिए, क्लास 9 में भी हमने एनसीईआरटी में पढ़ा हुआ है फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो हमने देखा कि जब मोनार्की, सॉरी, जब नेपोलियन का राज आता है यानी 1804, ठीक है, 1804 में जब नेपोलियन आता है, तो नेपोलियन कुछ अपने वहां पर चेंजेस लेकर आता है, जो कि सबसे पहले उनको नेपोलियनिक कोड के नाम से जाना जाता है, ठीक है, उसी को हम नेपोलियनिक कोड कहते हैं या सिविल कोड कहते हैं, ठीक है। दो नाम है इसके, आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। तो नेपोलियनिक कोड और सिविल कोड बात एक ही है, सिविल कोड ऑफ 1804 या नेपोलियनिक कोड। ये इस कोड में कहा क्या गया था, आखिर ये है क्या, तो ये है, सबसे पहला पॉइंट कवर होता है इक्वालिटी बिफोर द लॉ वाज एस्टैब्लिश्ड, ठीक है, इक्वालिटी बिफोर लॉ, यानी कानून के समक्ष सभी समान हैं, ठीक है, इक्वालिटी बिफोर लॉ, इतना समझ में आया। सिक्योर्ड द राइट टू प्रॉपर्टी। अब पहले क्या होता था, जो राइट टू प्रॉपर्टी था ये हमारे पास नहीं था, ये अधिकार हमारे पास नहीं था, प्रॉपर्टी रखने का जो अधिकार था वो इससे पहले नहीं हुआ करता था। तो अब ये राइट टू प्रॉपर्टी का जो सिक्योरिटी है वो, या सिक्योर करने की जो एक लॉ है वो बन गया था यहाँ पर नेपोलियन कोड के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट है सिंप्लीफाइड एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स एंड टैक्स। सिंप्लीफाइड एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स एंड टैक्स, जैसे कि हमने पिछली स्लाइड में ये देखा कि जो मेजर्स थे और जो टैक्सेस थे उनको भी क्या कर दिया गया था, रिलैक्स कर दिया गया था, और उनको सिंप्लीफाई कर दिया गया था। यानी हम बात करें तो उस समय पे जो 33 के आसपास अप्रोक्स इतने जो वेट और मेजर्स हुआ करते थे, जिनको केवल 2 में चेंज कर दिया गया, और जो करेंसी थी उसको भी यूनिफाइड कर दिया गया, उसको भी सिंप्लीफाई करके एक जैसा कर दिया गया, ताकि ट्रेड जो बैरियर है उनको कम किया जा सके, ठीक है। तो ये है सिंप्लीफाइड एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स एंड टैक्स। abolished feudal system and birth based privilege। feudal system क्या था, दास प्रथा क्या थी, और birth based privilege क्या थे, ठीक है, जो जन्म से ही जिनको कुछ बेसिक जो कहना चाहिए सुविधाएं जो मिल जाती थी, वो उसको कहते हैं बर्थ बेस्ड प्रिविलेज। और फ्यूडल सिस्टम जो कि दास प्रथा जिसको कहते हैं, उसको एबॉलिश कर दिया नेपोलियनिक कोड के द्वारा, कि अब दास प्रथा या फ्यूडल सिस्टम नहीं होगा, और जो बर्थ के या अकॉर्डिंग टू बर्थ जो प्रिविलेज दिए जाते थे, जो विशेष अधिकार जो दिए जाते थे, उनको समाप्त कर दिया गया नेपोलियनिक कोड के। फ्रीड पीजेंट्स, फ्रीड पीजेंट फ्रॉम सर्फडम एंड मैनोरियल ड्यूज, ठीक है। अब यहाँ बात की जा रही है पीजेंट्स की, किसकी, पीजेंट्स की, यहाँ पर किसानों की, जिनको सर्फडम और मैनोरियल ड्यूज से उनको फ्री कर दिया गया। सर्फडम
ठीक है, जो दास प्रथा थी, जो बंधुआ मजदूरी हुआ करती थी, उससे उनको फ्री कर दिया गया। और मेमोरियल जो ड्यूज उनके हुआ करते थे, जो ऋण उनके होते थे, उनसे उनको फ्री कर दिया गया। गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस वर रिमूव्ड। गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस क्या है? गिल्ड आपने पढ़ा होगा। गिल्ड जो है वो एक श्रमिकों का समूह संगठन हुआ करता था। इसमें आसानी से लोगों को, जो नए जो एंटरप्रेन्योर्स थे, उनको आसानी से उसमें एंट्री नहीं मिलती थी। ठीक है, तो उनको कहा जाता था गिल्ड्स, मतलब एक श्रमिकों का एक जो समूह या व्यापारियों का समूह जो होता था, उसको गिल्ड कहा गया है। ठीक है, तो गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस वर रिमूव्ड की जो रिस्ट्रिक्शन थे, कि मान लो आप व्यापार करना चाहते हैं, आप उसमें शामिल होना चाहते हैं, तो जो गिल्ड है वो आसानी से उनको अपने अंदर शामिल नहीं होने देते थे। उस बैरियर को, उस रिस्ट्रिक्शन को यहाँ पर रिमूव कर दिया गया। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम वर इम्प्रूव्ड। ठीक है, तो ये सभी जानते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन सिस्टम भी उस समय इम्प्रूव किए गए नेपोलियन कोड में। और जो नेशनल करेंसी थी उसको भी यूनिफाइड कर दिया गया, नेशनल करेंसी एक ही हो गई। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और आपके कोई भी एग्जाम हो, उसमें सभी में ये पूछे जाते हैं कि इसमें से आपको 4 ऑप्शन दे दिए, पूछ लिया कि इसमें से कौन से नेपोलियन कोड के अंतर्गत नहीं था या था। ठीक है, तो उस पर्पज से भी आपको समझना है। तो सभी चीजें आपको याद रखनी है, चाहे इक्वलिटी बिफोर लॉ हो, राइट टू प्रॉपर्टी हो, ठीक है, चाहे यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन की बात हो, मेजर्स की और टैक्स की, तो ये सभी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट पॉइंट है द एरिस्टोक्रेसी। द एरिस्टोक्रेसी क्या है? एरिस्टोक्रेट समझते हैं आप? तो एरिस्टोक्रेसी मतलब जो एक रॉयल फैमिली से बिलोंग करते हैं, और जब उनका किसी भी कंट्री पर राज होता है, तो उसको कहते हैं एरिस्टोक्रेसी। ठीक है, एरिस्टोक्रेट सिस्टम। तो पहला पॉइंट है एरिस्टोक्रेसी क्या कहती है? द सोशल एंड पॉलिटिकली एरिस्टोक्रेसी वाज द डोमिनेंट क्लास इन यूरोप। अब डोमिनेंट क्लास मतलब जो वहां पर अपना अधिकार रखती थी, कहाँ पर? यूरोप में। डोमिनेंट क्लास कौन थी? जो सोशली और पॉलिटिकली दोनों ही उनको डोमिनेट करती थी, इसको पूरे यूरोप में, वो थी एरिस्टोक्रेसी। द मेंबर्स ऑफ दिस क्लास वर द वर by a common way of life that cut across regional division। अब ये बात कर रहे हैं यहाँ पर, चाहे रीजनल डिवीजन उनका कोई भी रहा हो, लेकिन यहाँ पर वो एक ही वे ऑफ लाइफ था उनका, एक जैसा रहन सहन, एक जैसा खान पान। ठीक है, तो ये वे ऑफ लाइफ था उन सभी मेंबर्स का, जो कि एरिस्टोक्रेसी को बिलोंग करते थे। देयर फैमिलीज वर ऑफन कनेक्टेड बाय टाई इट मैरिजेस। अब इनके बीच में शादी विवाह संबंध हुआ करते थे, जिससे ये आपस में बने रहते थे। This powerful aristocracy was, however, numerically a small group। ठीक है, इनका जो ग्रुप था, या कहना चाहिए ये मेजोरिटी में तो ये रहा करते थे, लेकिन इनका जो संख्या थी वो कम थी, इसलिए उनको माइनॉरिटी कहा गया, या स्मॉल ग्रुप में कहा गया, कि ये छोटे ग्रुप में हुआ करते थे। ठीक है, तो एरिस्टोक्रेसी को हमने समझा, आगे बढ़ते हैं। अ न्यू मिडिल क्लास, ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत जरूरी है समझना, क्योंकि इससे पहले मिडिल क्लास बिलोंग नहीं करती थी या एग्जिस्टेंस में नहीं थी। ठीक है, तो हम देखते हैं या तो यूरोप में बहुत ही ज्यादा एरिस्टोक्रेट फैमिली या एरिस्टोक्रेसी हुआ करती थी, या फिर एकदम निचले तबके के जो पुअर है, ठीक है, जो कि वर्कर्स हैं, वो कैटेगरी हुआ करती थी। मिडिल क्लास यहाँ पर उभर के आती है हमारे सामने लेट 18th सेंचुरी में, जब आता है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। ठीक है, तो 18 जो मिड 18th सेंचुरी है उसके बाद में आता है एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, जिसको हम कहते हैं। उसी समय उभर के आती है मिडिल क्लास। ठीक, चलिए मिडिल क्लास के बारे में पढ़ते हैं। इट वाज द एजुकेटेड ग्रुप हु वाज कैरिंग फॉरवर्ड द नेशनलिस्ट आइडिया। अब यहाँ से समझना है आपको कि हम पूरी बातें यहाँ पर नेशनलिज्म की कर रहे हैं, लेकिन अभी तक हम ये नहीं समझ पाए थे कि नेशनलिज्म आखिर आया कहाँ से, किसके दिमाग की उपज थी ये। ठीक है, तो यहाँ पर सामने आपको दिख रहा है कि जो एक एजुकेटेड क्लास थी उस समय पे, ठीक है, इट वाज अ एजुकेटेड ग्रुप हु वाज कैरिंग फॉरवर्ड अ नेशनलिस्ट आइडिया। तो ये जो एजुकेटेड ग्रुप था, ठीक है, उसी ने आइडिया लेकर आया है नेशनलिस्ट आइडिया, जिसको हम कह रहे हैं, या नेशनलिज्म की फीलिंग को। ठीक है, तो यूरोप में अब ये चीजें कैसे आई थी, ये कहाँ से आ गया ये ग्रुप? तो आपने देखा कि या तो एरिस्टोक्रेसी थी, या फिर एकदम से पुअर पीपल थे। लेकिन एक जो गिल्ड हुआ करता था, जो व्यापार हुआ करते थे, इसके कारण वहां पर बिजनेस क्लास, ठीक है, और प्रोफेशनलिस्ट वहां पर,
और ट्रेडर्स, इन सभी के द्वारा ही बनी थी मिडिल क्लास, और ये पढ़ा लिखा वर्ग हुआ करता था। ठीक है, तो ये आइडिया उन्हीं से आगे हमारे सामने आता है। दिस ग्रुप वांट फ्रीडम एंड इक्वालिटी बिफोर लॉ फॉर ऑल। ये सभी के लिए ये जो ग्रुप था ये बात करता है फ्रीडम की और इक्वालिटी किसके लिए, सभी के लिए। ठीक है, किसके लिए, जो लॉ है बिफोर लॉ मतलब कानून के सामने सभी लोगों के लिए बराबर फ्रीडम होनी चाहिए और इक्वालिटी उनके लिए होनी चाहिए। गवर्नमेंट इज फॉर्म विद द कंसेंट ऑफ द पीपल। जो गवर्नमेंट है वो कैसी होनी चाहिए, इनके अनुसार जो गवर्नमेंट है वो लोगों के कंसेंट पे या उनकी सहमति पर होना चाहिए। लोगों की सहमति होना बहुत जरूरी है। There should be a constitution and a representative government should be. There should be a constitution. क्या होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, और जो रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए गवर्नमेंट का, ठीक है, वो भी वहां पर होना चाहिए। फॉर्म विच रन थ्रू अ पार्लियामेंट। ठीक है, जो गवर्नमेंट बनेगी, जो पार्लियामेंट होगी वो किसके थ्रू रन होगी, पार्लियामेंट के थ्रू। सफरेज डिमांड फॉर वोटिंग राइट। ठीक है, अब यहाँ पर बात की गई है किसकी, मताधिकार की, जो कि उसकी डिमांड जो थी वोटिंग राइट्स के लिए वहां पर उठने लगी। तो सफरेज डिमांड फॉर वोटिंग राइट्स, वोटिंग राइट्स के लिए वहां पर डिमांड होने लगी। इकोनॉमिक फ्रीडम, इकोनॉमिक फ्रीडम ये एक्चुअल में जो अगली स्लाइड होगी उसका उसका ये पॉइंट है, इसलिए इसको अभी हम छोड़ देते हैं, आगे हम देखते हैं। What did liberal nationalism stand for? अब हम आगे देखते हैं यदि बुक में, तो आगे का जो सब टॉपिक है वो यही है, व्हाट डिड लिबरलिज्म। अब ये लिबरलिज्म अभी हमने क्या पढ़ा, मिडिल क्लास को देखा हमने, वो बात कर रहे हैं फ्रीडम की, इक्वालिटी की। ठीक है, अब ये है जो लिबरल फीलिंग रखते हैं या लिबरल नेशनलिज्म क्या कहता है। अर्ली 19th century the ideology of liberalism termed liberalism from the Latin root liberal meaning free। क्या है मीनिंग इसका, फ्री। ठीक है, लिबरल मीनिंग क्या है, फ्री, यानी कि जो फ्री होने की बात करें, लिबर्टी की बात करें, स्वतंत्रता की बात करें, वो है लिबरलिज्म। फ्रीडम फॉर इंडिविजुअल एंड इक्वलिटी ऑफ ऑल बिफोर द लॉ। फ्रीडम फॉर इंडिविजुअल, हर एक व्यक्ति की स्वतंत्रता, समानता, ठीक है, किसके सामने, बिफोर लॉ, कानून के समक्ष सभी समान हो, सभी के लिए इक्वल राइट्स हो, उसकी बात करता है लिबरलिज्म। एम्फेसाइज गवर्नमेंट बाय पीपल कंसेंट, ये भी हमें मालूम है कि एम्फेसाइज किसको करेंगे कि जो गवर्नमेंट होगी वो पीपल के कंसेंट से हो। कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट थ्रू पार्लियामेंट। सफरेज डिमांड, ये सारे के सारे पॉइंट्स वही हैं जो कि अभी हमने पिछली स्लाइड में भी देखे। तो यही जो डिमांड थी वो लिबरलिज्म भी कहता है। सफरेज डिमांड द राइट टू वोट। और फिर है इकोनॉमिक फ्रीडम। इकोनॉमिक फ्रीडम मतलब आर्थिक स्वतंत्रता होनी चाहिए। द एबॉलिशन ऑफ स्टेट इम्पोज रिस्ट्रिक्शन ऑन द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड कैपिटल। जो मूवमेंट है किसका, गुड्स एंड कैपिटल का, उसमें रिस्ट्रिक्शन जो है या उसको करना चाहिए, उसको हमें एबॉलिश करने की बात की गई है, जो लिबरल नेशनलिज्म की बात की गई है। ठीक है, तो लिबरलिज्म क्या कहता है, फ्रीडम की बात करता है, इक्वालिटी बिफोर लॉ की बात करता है, इकोनॉमिक फ्रीडम की बात करता है, सफरेज की बात करता है। A new conservatism after 1815। यहाँ पर एक अगला कॉन्सेप्ट है हमारा कंजर्वेटिज्म। कंजर्वेटिज्म का या कंजर्वेटिव का मीनिंग, एक लिटरली हम मीनिंग देखें तो वो होता है कि रूढ़िवादी का। ठीक है, लेकिन उसमें एक डिफरेंस आया था, जो पहले की जो कंजर्वेटिज्म था उसमें और 1815 के बाद का कंजर्वेटिज्म, इसीलिए इसको कहा गया है न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815। इसमें क्या चेंजेस आए, तो देखिए उस समय का जो कंजर्वेटिव था आफ्टर 1815, उसमें क्या क्या परिवर्तन आए। पहला पॉइंट है, बिलीव दैट एस्टैब्लिश्ड इंस्टीट्यूशन ऑफ स्टेट एंड सोसाइटी शुड बी प्रिजर्व्ड। जो कंजर्वेटिज्म है वो बिलीव करता है दैट एस्टैब्लिश्ड इंस्टीट्यूशन, दैट स्टेट, जो कि इंस्टीट्यूशन जो कि स्टेट के द्वारा या सोसाइटी के द्वारा एस्टैब्लिश किए गए हैं, उनको हमें प्रिजर्व करके रखना चाहिए, मतलब उनको हमें खत्म नहीं करना है। चाहे वो चर्च हो गया, चाहे वो एरिस्टोक्रेसी हो गई, ठीक है, तो इन सभी जो कि कॉन्सेप्ट हमारे पुराने हैं इंस्टीट्यूशन से, उनको हमें एकदम से खत्म नहीं करना है, तो हमें प्रिजर्व करना चाहिए, ये कह रहे हैं। रिस्टोर द मोनार्की। ठीक है, अब रिस्टोर की बात कर रहे हैं यहाँ पर कि जो मोनार्की है उसको फिर से रिस्टोर किया जाना चाहिए। कैसे, जो बर्बन डायनेस्टी थी फ्रांस में, जो कि नेपोलियन से पहले थी। ठीक है, तो 1815 में यहाँ पर बात की जा रही है कि जो बर्बन डायनेस्टी उसको दोबारा से रिस्टोर करना चाहिए, रिस्टोर टू पावर इन फ्रांस।
ठीक है। तो रिस्टोरेशन की बात की जा रही है, किसकी? मोनार्की की, जो कि थी बर्मन डायनेस्टी उस समय, उसको रिस्टोर की बात की जा रही है। अ सीरीज ऑफ स्टेट क्रिएटेड ऑन द French boundary for preventing French expansion in future. अब series of state created, अब यहाँ पर एक्चुअल में ये हम बात कर रहे हैं कि एक इससे पहले होता है क्या, 1815 में वियना कांग्रेस, जो कि उस समय पे जो ऑस्ट्रिया था, ऑस्ट्रिया का जो चांसलर था कौन, ड्यूक मैटरनिक। ठीक है, तो ड्यूक मैटरनिक की लीडरशिप में फ्रांस हुआ, ब्रिटेन हुआ, इन सभी ये सारी की सारी कंट्रीज मिलती हैं और एक ट्रीटी होती है वहां पर, जिसको हम वियना, एक कांग्रेस होती है जिसको हम कह रहे हैं वियना कांग्रेस। तो वियना कांग्रेस में बात ये होती है कि अब फ्रांस अपना एक्सपांशन ज्यादा ना कर पाए, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। ठीक है, तो वहां पर वही चीज कही गई है कि सबसे पहले तो हमें क्या करना चाहिए, इसकी बाउंड्रीज को हमें लिमिट करना है। तो इसलिए बात की गई है सीरीज ऑफ स्टेट क्रिएटेड ऑन द फ्रेंच बाउंड्री। ठीक है, जो फ्रांस है उसकी बाउंड्रीज पे हमें ऐसे अलग अलग स्टेट क्रिएट कर देना चाहिए जिससे कि इसका एक्सपांशन रुक जाए। ठीक है, तो यही बात यहाँ पे की गई है, सीरीज ऑफ स्टेट क्रिएटेड ऑन द फ्रेंच बाउंड्री फॉर प्रिवेंटिंग फ्रेंच एक्सपांशन इन फ्यूचर। आगे भविष्य में उसका एक्सपांशन और ना हो पाए, इसलिए हमें उसकी बाउंड्री में सीरीज ऑफ स्टेट को हमें क्रिएट करना चाहिए। ठीक है, जैसे हो गया, हम बात करें तो नीदरलैंड है ना, बेल्जियम है, इन सभी को बाद में ही वहां पर स्टैब्लिश किया गया, जब ये हो गया है ना, मतलब कांग्रेस ऑफ वियना हुई उसके बाद में। ठीक है, तो ऐसे ही अलग अलग, चाहे हम नॉर्थ में देख लें, साउथ में देख लें, अलग अलग उस समय पे जो कंट्रीज थी वो नहीं थी, लेकिन बाद में उनको क्रिएट किया गया इसको रोकने के लिए। ठीक है, फ्रांस के एक्सपांशन को। Conservatism set up in 1815 were aristocratic. They did not tolerate criticism and dissent. कंजर्वेटिज्म जो थी वो सेटअप कर दी गई 1815 में, और ये जो थे वर एरिस्टोक्रेट, जो कि एरिस्टोक्रेट थी, और ये बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं करते थे अपने क्रिटिसिज्म को। ठीक है, तो उनको कोई क्रिटिसाइज नहीं कर सकता, और डिसेंट मतलब असहमति, और जो बुराई है क्रिटिसिज्म करना मतलब की आलोचना करना, तो इन दोनों को ही बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं करता था। ठीक है, कौन? जो कंजर्वेटिविज्म जो सेटअप की गई थी 1815 में। ओके, नेक्स्ट है इम्पोज सेंसरशिप ऑन न्यूज़पेपर। अब ये कैसे आगे बढ़ेगी चीज, है ना, क्योंकि हमें जो उस समय फ्रीडम या लिबर्टी की बात की है उसको रोकना है, तो सेंसरशिप का सहारा लिया। न्यूज़पेपर हुई, बुक्स हुई, ठीक है ना, प्लेज हुए, सॉन्ग्स हुए, इन सभी के ऊपर सेंसरशिप लगा दी गई। ठीक है, सेंसरशिप रिफ्लेक्टेड द आइडिया ऑफ लिबर्टी एंड फ्रीडम, जो भी लिबर्टी और फ्रीडम का आइडिया देते थे, ऐसे न्यूज़पेपर, बुक्स, प्लेज, सॉन्ग्स, इन सभी पर सेंसरशिप लगा दी गई। जर्मन कन्फेडरेशन वाज लेफ्ट अनटच्ड। अब ये क्या है जर्मन कन्फेडरेशन? जर्मन कन्फेडरेशन है जो कि किसने बनाया था, नेपोलियन ने। ठीक है, 39 स्टेट से मिलकर बना था जर्मन कन्फेडरेशन। तो इसको अनटच्ड रखा गया, इसको बिल्कुल भी टच नहीं किया गया, ये बिल्कुल वैसे ही का वैसे ही बना रहा। ठीक है, तो ये हम अब आगे बढ़ते हैं द रेवोल्यूशनरी। अगला जो पॉइंट है वो है रेवोल्यूशनरी का। तो रेवोल्यूशन जब बात हम कर रहे हैं यहाँ पर रेवोल्यूशन की, तो कुछ रेवोल्यूशनरीज भी होंगे, कुछ क्रांतिकारी भी होंगे जिन्होंने इस क्रांति को आगे बढ़ाया। A revolutionary is someone who support abrupt, rapid and drastic, abrupt, रैपिड एंड ड्रास्टिक। ऐसा व्यक्ति, ठीक है, ऐसा जो कि सपोर्ट करता है एब्रप्ट को, आकस्मिक यकायक परिवर्तन, एकदम अचानक परिवर्तन, रैपिड बहुत तेजी से होने वाला परिवर्तन, और ड्रास्टिक, ठीक है, बहुत ही जल्दी है, बहुत ही एकदम से बहुत बड़ा परिवर्तन। ठीक है, इन सब चीजों को जो मानता है वो कहा गया इसमें रेवोल्यूशनरी। ड्यूरिंग द इयर्स फॉलोइंग 1815 द fear of reparation on drove many liberal nationalist underground। अब ये जब बात हो रही है यहाँ पर, अभी हमने देखा कि थोड़ी देर पहले सेंसरशिप लगा दी गई, है ना, और बहुत सारी जो बाउंड्रीज थी फ्रांस की जो बढ़ रही थी उसका एक्सपांशन रोक दिया गया। तो डेफिनेट सी बात है, जब रेवोल्यूशनरी भी आगे आएंगे, जो जिनके इतने आइडियाज होंगे कि अब्रप्ट चेंज चाहिए, रैपिड चेंज चाहिए, ड्रास्टिक चेंज चाहिए, ठीक है, तो उनको भी क्या कर दिया गया इस समय पे, जो 1815 का जो दौर था, उस समय पे किसके डर से, दमन के डर से, ठीक है, द फियर ऑफ रेप्रेशन, दमन के डर से, या इनको ताकि इनके आइडियाज कहीं खत्म ना हो जाए, ये लोग बहुत सारे जो लोग थे रेवोल्यूशनरी अंडरग्राउंड हो गए। ठीक है,
और सीक्रेट सोसाइटी फाउंड इन मैनी यूरोपियन स्टेट टू ट्रेन रेवोल्यूशनरी एंड स्प्रेड देयर आइडियाज। ठीक है, अब ये सीक्रेट सोसाइटी बनने लगी बहुत सारी यूरोप में, अलग अलग यूरोपियन स्टेट्स में, और ये जो कि स्प्रेड कर रही थी किसके, रेवोल्यूशनरी जो आइडियाज थे उनको स्प्रेड कर रही थी, वो सीक्रेट सोसाइटी बनना शुरू हो गई। A commitment to oppose monarchical form that had been established after the Vienna Congress. Vienna Congress कब हुई थी? 18 वियना कांग्रेस 1815 में। ठीक है, तो ये बता रहे हैं कि हमें कमिटमेंट करना होगा अपोज करने के लिए उस मोनार्की का जो कि बन गई थी 1815 के बाद, क्योंकि बर्बन डायनेस्टी फिर से रिस्टोर कर दी गई फ्रांस में। तो इन सभी के जो आइडियाज हैं उनका आपको कमिटमेंट करना होगा कि हम उसका अपोज करेंगे जो कि वियना कांग्रेस में बनी, टू फाइट फॉर लिबर्टी एंड फ्रीडम, और हमें लड़ना होगा किसके लिए? लिबर्टी और फ्रीडम के लिए। ठीक है, तो लिबर्टी और फ्रीडम के लड़ने के लिए हमें जो रेवोल्यूशनरी है वो ये बात करते हैं कि हमें ये कमिटमेंट करना होगा, हमें अपोज करना होगा मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का, और जो रेवोल्यूशनरी आइडियाज हैं उनको हम स्प्रेड कैसे करेंगे? हम अपनी सीक्रेट सोसाइटी बनाएंगे डिफरेंट डिफरेंट रीजन ऑफ यूरोप। क्लियर? तो ये थे रेवोल्यूशनरी। आगे की क्लास में हम पढ़ेंगे जो रेवोल्यूशनरी हुए हैं और जो बहुत आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है, वो कहाँ उनका जन्म हुआ, उन्होंने क्या क्या किया रेवोल्यूशन में। तो ये सारी चीजें हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। साथ ही ओके, थैंक यू।